तो एजेंडा आज पीछे स्क्रीन पे लिखा हुआ है कि यहाँ आने से पहले हमने अपने लव्ड वन को उसकी एडिक्शन से बाहर निकालने के लिए कौन कौन से तरीके इस्तेमाल किए। सो हमने कुछ मतलब पॉइंट्स कॉमनली क्लब करके लिखे हैं, बट वी वांटेड हर एक फैमिली कि उसने अपने बच्चे को ठीक करने के लिए, इस बीमारी से उसे बाहर निकालने के लिए कौन कौन सा तरीका यूज़ किया, एंड देन उसके बाद हम कंक्लूड करेंगे कि उसका रिजल्ट क्या हुआ, रिजल्ट क्या मिला। सो वी वांटेड, राहुल सर आप एक एक फैमिली को दे दीजिए। यहाँ आने से पहले हमने कौन कौन से वेज अडॉप्ट किए थे अपने लव्ड वन को ट्रीट करने के लिए। जी, उसका नशा छुड़ाने के लिए, उसे ठीक करने के लिए, उसकी मदद करने के लिए। सो आप उन तरीकों से मतलब पूरी लिस्ट हमें देंगे कि आपके कौन कौन से वो एफर्ट्स रहे हैं। चलिए। यस सर। यहाँ ट्रीटमेंट में आने से पहले मैंने उसकी कोई मदद नहीं की थी। लगा दीजिए। मैंने उसकी कोई मदद नहीं की थी बाय फोर्स। और इस ट्रीटमेंट में आने से पहले ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज मैंने उसकी कोई मदद नहीं की थी। मैंने बाय फोर्स, इमोशनली थ्रेटनिंग, बेइज्जती करके, ये सारे जो तरीके थे जो ट्रीटमेंट में जिनको गलत बोला जाता है, वो सारे मैंने यूज़ किए कि ये छोड़ दे। कभी प्यार से उसको बोला है, कभी गुस्से से बोला है, कभी धमकाया है उसको। बल्कि जो सारे गलत तरीके थे ना, जो ट्रीटमेंट में बोला जाता है कि ये सारे नहीं करने, कसमें वादे ये वो लटरम पटरम, घर से निकल जा, या मारी जा तो ये है वो है, जिंदगी खराब करके, ये सारे तरीके किए थे सारे। और लास्टली मुझे कुछ हासिल नहीं हुआ। बीमारी बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, और यहाँ तक बढ़ी थी कि मैंने लास्ट में बोला था कि अपने बेटे की बाजू पकड़ के कि चल भाई दोनों गाड़ी के नीचे आ जाते। लेकिन एक दिन जब लास्ट हुआ था, इसको मैंने ट्रीटमेंट में यहाँ पर डॉक्टर साहब के पास लेके आया। उसके 15-20 दिन, 1 महीने तक इसने फॉलो किया। उसके बाद में स्टेप ऑफ साइड में निकल गया। फिर को वो सारी चीज़ें दिख रही थी। मैं सोच रहा था मैं फिर कंट्रोल कर लूँगा अपने एंड पे, लेकिन मैं नहीं कर पाया। फिर इसी ने मुझे अप्रोच किया कि पापा आप बोलते तो यार डॉक्टर को दिखा दे। और फिर जैसे आप मैम और डॉक्टर साहब बार बार बोलते हैं, हम पेशेंट की मर्जी से चलते हैं। उस दिन ये चीज़ मेरे दिमाग में घर कर दी थी कि अभी मर्जी जो है ना इसकी नहीं चलेगी, डॉक्टर भाटिया की चलेगी। और उस दिन मैंने सरेंडर किया था, बाई फोर्स मैंने इसको ट्रीटमेंट में लेके आया था। और उस दिन अच्छा हुआ था ये, इसने मुझे बोला था कि आप मर गए मेरे लिए और मैं मर गया आपके लिए, अभी आप मुझे छुड़ा के दिखा लेना। कहता मैं आऊँगा और इससे ज्यादा किया करूँगा। बस उस दिन ये वो सीढ़ियाँ चढ़ गया था, और बाई ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी शिवा आज पर, लेकिन मैं बिना रोए हुए इतनी सारी मैं शेयरिंग आपके साथ। इट्स अ ग्रेटिट्यूड टू गॉड। थैंक यू सो मच। आपको सर टोटल कितना टाइम लग गया, कुछ महीने या कुछ साल ये सब कुछ करते हुए? मैम मैं पिछली पहली मई को फर्स्ट नहीं, आपने कहा ना मैंने सब कुछ ट्राई किया, मैंने गुस्सा भी किया, मैंने प्यार भी किया, मैंने थ्रेटनिंग भी की, मैंने धमकियां भी दी, उसको सब कुछ करके देख लिया। उस प्रोसेस को कितना टाइम लगा, यहाँ तक आते आते कितना टाइम लगा, ये पूछ कुछ थोड़ा बहुत अगर आपको आइडिया हो। कुछ महीने लगे, कुछ साल लगे, कितना? एक्चुअली जब मुझे, मैं पहले ये सोचता था कि इसकी ये गलत आदत है, गलत सोसाइटी में पड़ गया। ये अराउंड 2020
2020 ऑलमोस्ट 4 इयर्स तो हो ही गए। ऑलमोस्ट 4 इयर्स। ठीक है। 3 से 4 साल तक मैं इसके साथ में उन चीज़ों में जूझता रहा कि इसको मैं निकाल लूँ किसी तरह, डरा के धमका के प्यार से इमोशनली ये वो करके 4 साल लगे मुझे। सो 4 इयर्स जहाँ पे हमने उसको ठीक करने के लिए प्यार भी किया, सब कुछ वास्ते भी दिए, कस्में भी दी और उसके बाद धमकियां भी दी, खूब बेइज्जती भी की, ठीक है, घर से निकालने की भी कोशिश की एंड टुवर्ड्स द एंड हमने कहा कि तू भी खत्म मैं भी खत्म, लेट्स डाई टुगेदर। जी। ठीक है, तो 4 साल में पूरा सैचुरेशन और रिजल्ट हमें कुछ नहीं मिला। जी। रिजल्ट ये मिला कि हमारी पेन और हमारी मिजरी और मल्टीप्लाई होती रही। थैंक यू सर। थैंक यू सर। जो मुझे पहले ही पता लगा सी बेटा बहुत सी ऑस्ट्रेलिया से हाँ जी। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਬੇਟਾ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲਓ ਤੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਵਾਓ ਇਹਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੀ ਗਵਾਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਐਮਬੈਸੀ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਕੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ। ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਆਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ट्रीटमेंट चल रहा है थोड़े से रिहैब के लिए। सो आपको रिहैब का कैसे पता लगा? आप कोई और भी कोशिश कर सकते थे, इस चीज से आप कैसे कन्विंस हुए कि जब आपको फोन आया वहां से? I'm a local, we are local, ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ, ਲਿਖਿਆ ਇਹ ਡਰਗ ਐਂਡ ਐਲਕੋਹਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੇਮਸ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈਗਾ। तो आप इस चीज के लिए कन्विंस हो गए थे कि मतलब ये वापस आएगा तो सीधा अस्पताल ही जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, वो डिसाइड कर चुके। उसने खुद ही बोला था कि मुझे मदद की जरूरत है, और आपने विदाउट वेस्टिंग, यहाँ पे हम प्रोएक्टिव हो गए कि हमने कोई अपना एफर्ट नहीं लगाया, हम उसको राइट चैनल में ले आए इलाज कराने के लिए। सर मैं थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा ऐड ऑन करूंगी। आपने बोला कि 2 महीने पहले हमें पता लगा, राइट? 2 महीने पहले एडिक्शन का, हम एडिक्शन की बात करते हैं, बट शायद आपने बताया था कि बिहेवियर थोड़ा पहले से था, बचपन से ही था। वो थोड़ा सा 2-3 लाइनों में आप एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने सारी शेयरिंग करी हुई है हमारे साथ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो जो बिहेवियर बचपन से था, उसमें 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें जो आप बताना चाहेंगे, बिकॉज सबकी हेल्प होएगी उसमें फिर। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ 8ਵੀਂ 9ਵੀਂ ਚ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਮਿਸਿਸ ਸਰਵਿਸ ਚਾਹ, ਮੈਂ ਵੀ ਸਰਵਿਸ ਚਾਹ ਜੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਿਡ ਡੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਦੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਬਾਹਰ ਚਲ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੂੰ ਘਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਤੇ है, ਇਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਸਟੀਰੀਓ ਲੈ ਜਾਓ ਫਿਰ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ ਸਟੀਰੀਓ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਮਹੀਨਾ ਕੁ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਮਹੀਨਾ ਡੇਢ, ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਹੀ ਕੇਮ ਅਪ ਵਿਦ ਅਨਦਰ ਡਿਮਾਂਡ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਸਕੂਟਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਘਰ ਹੀ ਰਿਹਾ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਰਜਿਸਟ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਵੀ ਹੈਡ ਟੂ ਗੋ ਡਾਊਨ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਡੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ सेंटर च भी 7 दिन लवाने पे, क्योंकि साडे बहुत ज्यादा कंट्रोल से सानू उस टाइम पे नशा नहीं करता था ये? नशा करता नहीं, सानू शक जैसे भी राइट, कोई ना कोई तो करता ही है, तो उसके बिहेवियर अग्रेसिव हो जाता है, उसके बिहेवियर में चेंजेस काफी थे। ये ब्रेन डिजीज बारे या इस बीमारी बारे कोई पता नहीं, राइट, जस्ट लाइक कॉमन पीपल who have no knowledge about this। जी, तो फिर ਇਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਨਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੇ ਕੰਟੈਕਟ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ, ਬਚਾ ਰਹੇਗਾ ਨਸ਼ਾ ਨੁਸ਼ਾ ਤੋਂ, ਤੇ ਚਲੋ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। राइट, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਚਲੋ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਰਿਹਾ। आपको ये बाहर कितने साल रहा? बाहर तो इसको 16-17 साल हो गए। 16-17 साल में आप कितनी बार गए इसको मिलने, या वो कितनी बार आया? मैं तो सर्विस में था। वो कितनी बार आया आपके पास? वो 2 बार है।
2 बार आया। और वहां पे उसका आपके साथ कम्युनिकेशन कितनी थी? पहले बहुत रही है जी कम्युनिकेशन, आपकी हमारे साथ कई तरह के पॉलिटिकल डिस्कशन भी कर लेता था, सब कुछ, इसको हर चीज का नॉलेज था जी पंजाब के बारे में। जी 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 ही केप्ट हिमसेल्फ इन टच विद ऑल द वेलनेस। बाकी वहां भी काम करता था, हमें हमें पता चलता है तो काम कर रहा है। लेकिन पता नहीं फिर हमें थोड़े शक थे अभी पैसे वो शक बहुत नहीं, खर्च एक करते, माँ बाप की पैसे। गट फीलिंग होती है कि मेरा बेटा कुछ तो गलत कर रहा है। हाँ, ये गट फीलिंग हम सब पेरेंट्स में कहीं ना कहीं उनके बिहेवियर देख के ना हम भांप जाते हैं। चीजें तो बहुत पहले दिखती है, पर एक हमारी अंदर से आवाज हमें कह रही होती है, गट फीलिंग, कि कुछ तो गड़बड़ है। तो बिहेवियर हमें दिख तो रहा था, ठीक है, बट शायद वो हमारी बेचैनी को बढ़ा देता। तो हमने ऑप्शन नंबर 15 यूज किया कि इसको अब्रॉड भेज दें, दूर रहेगा तो शायद मेरी बेचैनी भी कम हो जाएगी और शायद इसका बिहेवियर भी शायद वहां पर जाके बदल जाएगा। तो तो अगर ये भी अपनी बेचैनी को दूर करने का तरीका है कि वहां पे शायद ये अपनी जिम्मेवारियां उठाएगा, अकेला रहेगा, तो यहाँ पे जो मन मर्जी इसकी चल रही है वो कम हो जाएगी। तो अगर हम बात करें तो वे बैक प्रॉब्लम शुरू हो गई थी, आपने कहा बचपन में ही, ठीक है। तो अभी वो कितने इयर्स के हैं सर? अभी कितने सालों के? 35। तो ऑलमोस्ट 15-20 साल हो गए। मर्जी भी चल रही थी उसकी, बीमारी भी थी, पर बीइंग पेरेंट्स हमें सिर्फ यही लग रहा था शायद जिद्दी है, शायद अपनी जिद मनवा रहा है, आज ये बात पूरी कर दी तो कल ये कर दी। क्योंकि आपने एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला है, जो सारे लव्ड वंस ब्लेम करते हैं अपने पेरेंट्स को कि आप दोनों जी सर्विस में थे, आपके पास मेरे लिए टाइम ही नहीं था। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपने बोला हम दोनों सर्विस में थे, तो जो जो वो कहता रहा हम मानते रहे कि अभी ठीक हो जाएगा, अभी ठीक हो जाए, चीजें बढ़ती रही। आपने मेरे ख्याल अपनी शेयरिंग में शायद हमें ये भी बताया था कि 2-3 बार आपने शादी की भी बात की तो उसने रिफ्यूज कर दिया, राइट? वो भी हमारी बिहेवियर का एक पार्ट था, वो भी कहीं ना कहीं हमारी बीमारी का ही एक पार्ट था, और वो इतना एक्सट्रीम में चला गया। आपने मुझे ये भी बताया था बड़ी क्लियरली कि हमसे कनेक्शन टूटना शुरू हो गया था। वो फर्स्ट सिम्टम था कि कनेक्शन टूटना शुरू हो गया, फिर वो अपने वर्ल्ड में रहना शुरू हो गया, फिर वो इतनी ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ गई कि साइकोसिस आ गया, राइट? तो कहने का मतलब ये है कि हम पेरेंट्स कभी भी नहीं चाहते कि हमारे बच्चों को कोई प्रॉब्लम आए, कोई पेरेंट नहीं चाहता, बट अननोइंगली, सबकॉन्शियसली कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमसे इग्नोर हो जाती हैं, छोटे छोटे बिहेवियर्स हमसे इग्नोर हो जाते हैं, जो टुवर्ड्स एडिक्शन चले जाते हैं। देखो, कोई भी बच्चा, कोई भी लव्ड वन हमारा जो है वो बुरा इंसान नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। उसने नशा करा तो उसके बिहेवियर में चेंजेस आई हैं। ये नहीं है कि वो बुरा था इसलिए उसने नशा कर लिया, ऐसा नहीं है। एक जिद थी, वो एक करेक्टर उसका डिफेक्ट था, एक जिद थी जो हमें समझ नहीं लगी, जो सारे बच्चों में होती है, पेरेंट्स को लगता है कि वो धीरे धीरे हो जाता है। तो हमें कितने साल लग गए उसको पहचानने में, समझने में, पर जैसे ही आपको एडिक्शन का पता लगा फिर आपने देर नहीं की, फिर आपको लगा कि इमीडिएटली इंटरवीन करना चाहिए। सो व्हाट वाज द रिजल्ट आपके केस में कि बिहेवियर को हम इग्नोर करते रहे एंड अल्टीमेटली वो जो बिहेवियर, वो मैलएडेप्टिव बिहेवियर्स थे, वो कहाँ पर लेके गए उसे? एडिक्शन में। सो व्हाट वाज द रिजल्ट? दैट वो चाइल्ड लैंडेड अप इनटू अनदर डिजीज, और वो थी एडिक्शन। हाँ जी मैम, नेक्स्ट। वो माइक्रो एडिक्शन थी हमारे बच्चे की। जो माइक्रो एडिक्शन होती है ना, माइक्रो एडिक्शन होती है जो छोटी छोटी चीजें जो हमें दिखती नहीं है, इतनी माइक्रोस्कोपिक होती हैं, उसमें एग्रेशन एक नंबर 1 है, हॉस्टिलिटी एक नंबर 1 है। वो माइक्रो एडिक्शन जो है हमें फिर मेन एडिक्शन की तरफ लेके आ धीरे माइक्रो की धीरे। तरफ लेके जाती हैं। हाँ जी जी मैम, जी। आपने क्या क्या किया अपने बेटे को ठीक करने के लिए यहाँ आने से पहले? मैम, मेरे लव्ड वन को प्रॉब्लम हुए 3-4 माइक साल पर। हो गए, हाँ जी। और मुझे नहीं पता था कि क्या दिक्कत है। मुझे सिर्फ यही लग रहा था कि उस बच्चे को डिप्रेशन है, और बस मोस्टली मैं डॉक्टर्स के पास जाती रही, और जैसे मुझे लगता कि साल हो गया, 6 महीने हो गए, उसको नहीं फर्क पड़ रहा तो मैं डॉक्टर चेंज कर लेती थी। जब ये मेडिसिन वगैरह छोड़ देता था तो मैं आउट ऑफ स्टेशन जाके अपने सिटी से तो इसको एडमिट करवा देती थी। कुछ टाइम के लिए ठीक हो जाता था, वापस फिर जैसे घर आने के बाद इसका बिहेव चेंज होता रहता था।
इसके अप डाउन चलते रहते थे। कभी ऐसे लगता कि नॉर्मल है, कभी लगता कि ये खाना पीना छोड़ रहा है। मतलब एक अपनी मर्जी से ज़्यादा करता था। मेरी तरफ से पूरा एफर्ट यही था कि इसको सिर्फ और सिर्फ मेरे को मेडिसिन देनी है। और उसके बाद मुझे नहीं पता था कि बीच बीच में इसको किसी चीज़ की एडिक्शन भी है। मतलब जैसे ये इसने वो जैसे कुछ लिए इसने सब्सटेंस वगैरह कुछ ऐसे मुझे नहीं पता चलता था। बस अब मैं यहाँ पे आई हूँ तो ये यूट्यूब के थ्रू जैसे गूगल में सर्च मार के आई हूँ, क्योंकि मैं समझ लो भी एक गंदे तरीके से मैं हार चुकी थी। उसको सामने मैं उसको कुछ नहीं कहती थी, बट मैं अपनी बिटिया के आगे ये चीज़ शेयर कर लेती थी। मतलब इससे अच्छा तो मेरे एक बेटी और होती, ये ना होता। इससे अच्छा तो ये ऐसे निकल जाता था घर से बाहर। मैं मोस्टली अपनी बेटी के साथ शेयर करती, इसको इससे अच्छा ये किसी चीज़ के नीचे आ जाए या कोई एक्सीडेंट हो जाए, ये खत्म हो जाए, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रही थी इस बच्चे को हो क्या रहा है। मतलब वो पेन इतनी बढ़ जाती है तो हम अपने आप को, जो अपने लव्ड वन को कर्स करना शुरू कर देते हैं कि ये मर जाए, जहाँ हम कहते हैं कि हम इकट्ठे ही मर जाए। तो आप ये सोचो कि लाइक कि बीमारी ने तांडव कितना किया हुआ है घर पे। दूसरे आपके केस में आपने बोला कि मेडिकेशंस ली, डॉक्टर शॉपिंग खूब की, पर इलाज टिक्के कहीं पे नहीं हो पाया। थर्ड जो आपने बोला कि हम नॉर्मल हर जगह क्या देखते हैं कि कोई भी जो सिम्टम आता है, हमारी लेमैन भाषा में हम हर चीज़ को कह देते हैं कि इनू डिप्रेशन होगा। प्रॉब्लम कुछ और होती है, ठीक है, बट हम सिम्टम सिर्फ एक ही देख पाते हैं कि जी उठ नहीं रहा, मन उदास है, तो ये डिप्रेशन में है। तो हम शायद डॉक्टर को भी यही बताते होंगे चीफ कंप्लेंट्स में कि ये उठ नहीं रहा, ये चीज़ें हम क्लियर ही नहीं कर पा रहे होंगे, फिल्टर इन्फॉर्मेशन, क्योंकि हमारे माइंड सेटअप में यूँ लगता है कि उठ नहीं रहा, काम नहीं कर रहा, तो हमें एक ही लेबल आता है क्या करना कि ये डिप्रेशन में। मैम इसकी हरकतें इस कदर थी कि मुझे ऐसे रहता था कि ये सोया रहे। जिस दिन ये पूरा दिन सोया निकाल देता था तो उस दिन तो मेरे को ऐसे लगता था चलो ठीक निकल गया आज का दिन। मतलब चैन उस दिन आता था कि वो मतलब घर पे रहे, सोया रहे, कोई एक्टिविटी में इन्वॉल्व ना हो तो घर की शांति बनी रहेगी। जिस दिन उठा जा घर से बाहर गया तो पूरा रंग में भंग डलेगा। एक्चुअली पता है क्या होता है, एक्चुअली ये आपका कसूर नहीं है, ऑल ओवर वर्ल्ड, आई मस्ट से ऑल ओवर वर्ल्ड जो लेमैन होता है ना, जैसे ही कोई साइकोलॉजिकल सिम्टम दिखता है ना उसको डिप्रेशन बोल देते हैं। गुस्सा किया वो भी डिप्रेशन, बात नहीं की वो भी डिप्रेशन, एंजाइटी हो गई वो भी डिप्रेशन, शक करने लग पड़ा वो भी डिप्रेशन, तोड़फोड़ कर दी वो भी डिप्रेशन। हमें ये समझ ही नहीं आती एक लेमैन को कि बेसिकली वो जनरल साइकोलॉजिकल सिम्टम्स को डिप्रेशन बोल देते हैं। होती कोई और बीमारी है, वो बीमारी कहीं और होती है और हम उसको डायग्नोज ही नहीं कर पाते और अपने तरीके से। और ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आई मस्ट से आप सबके लिए, हमने आई थिंक लास्ट टू लास्ट मीटिंग में डिस्कस किया था HT प्रिंसिपल, ऑनेस्टी एंड ट्रांसपेरेंसी प्रिंसिपल। मैं दोबारा बोलूंगी इसको। आप जो हमें बता रहे हैं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने हमें जो सिम्टम्स बताए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें कई बार आपकी अपनी परसेप्शन होती है, आप अपना नजरिया जो है आपका पेशेंट की टुवर्ड्स आप वो बोलते हो। क्यों? क्योंकि माँ की ममता या फादर की ममता ये एक्सेप्ट करने के लिए कई बार ये अंदर से तैयार नहीं होती कि अच्छा बड़ी बीमारी लग गई है, तो इसलिए हम उसको सिर्फ उदासी का नाम दे देते हैं, उसको हम कहीं ना कहीं मिनिमाइज कर देते हैं प्रॉब्लम को। इसलिए वो सारी चीजें जो मरीज ने की होती हैं, जैसे आप बोल रहे हो अगर सोया रहता था तो चैन रहता था, जो उसने तोड़फोड़ की है, जो उसने गलत बिहेवियर्स किए हैं, जो उसने अनटुवर्ड्स बिहेवियर किए हैं, ऐसा बिहेवियर जो आपको किसी को बताने में शर्म आ रही है, वो भी आपने थेरेपिस्ट को बताना है। जब तक आप वो चीजें नहीं बताएंगे तब तक हमारा अच्छा इलाज नहीं होएगा। बिल्कुल ऑनेस्टी और बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी से। फैमिली में किसी को भी कोई प्रॉब्लम है साइकोलॉजिकल या एडिक्शन की, चाहे वो क्लोज फैमिली मेंबर है चाहे वो दूर का फैमिली मेंबर है, फैमिली हिस्ट्री देना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। सो इट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट जो आप कह रहे हैं। शायद कहीं ना कहीं आपका सबकॉन्शियसली आपने डॉक्टर्स के पास जाते रहे, इलाज आप कह रहे थे सक्सेसफुल नहीं हुआ, या शायद आप ही को समझ नहीं आई, और वो जो वीड वाली कहानी थी वो हमें पता ही नहीं था कहीं बीच में कि शायद ये कोई सब्सटेंस भी लेता है,
उसकी वजह से हमारा ट्रीटमेंट हमारा सक्सेसफुल नहीं हो पाया। तो अब अच्छा, इस सारे दौरान में आपने बोला 4 साल लग गए आपको, 4 years इट टुक, ठीक है। अब इन 4 साल के बाद अब आप, मैम ने पता है क्या पूछा था, आपने बोला मैंने मल्टीपल ट्रीटमेंट्स किए। मैम का ये पूछना था एक्चुअली, आपने ट्रीटमेंट के अलावा क्या क्या किया? आपने गुस्सा किया, आपने जोर जबरदस्ती की, आपने प्यार किया, आप झाड़ फूंक कराने गए थे बाबों के पास, आपने क्या चीज की, वो पूछना चाह रहे थे आपसे। जी वो बताइए। मैं बिल्कुल ऐसा लगता था कि शायद इसको कोई नजर लगी या जी ये जी, चुराने में इसका पाँव आ गया, ये सब कुछ चलता था। ये चीज हम पूछना चाहते हैं। बिल्कुल चलता था। जी। वो मन में आती थी क्योंकि वो एक्चुअली हमें पता ही नहीं था दिक्कत क्या है। फिर बीच में जो इसके सिम्टम्स थे इसकी बीमारी के, ऐसे लगता था कि ये नशा करता है। बच्चा मुझे बार बार कहता, मम्मा उस चैप्टर को ऑफ कर दो, मैं नहीं लेता। क्योंकि हमारे सिम्टम में हमें सबसे पहले लगता है कि अगर बच्चा बोले कि आवाजें आ रही हैं या कुछ दिख रहा है, तो हम उसको कैसे परसीव करते हैं कि किसी ने जादू टूना कर दिया। नंबर 9 यहाँ पे हमने एक्सप्लेन तो किया वो है। हम फेथ हीलर्स और मैजिक हीलर्स के पास ही घूमते रहते हैं कि झाड़ा करवा लो, फांडा करवा लो, ठीक है, कोई मुंदरी डलवा दो, कोई मिट्टी में सामान दबा दो। तो हम ये सारी चीजें भी करते हैं क्योंकि पीछे इंटेंशन होता है कि बच्चा ठीक हो जाए, बट हमें ये नहीं पता होता कि ये बीमारी है। तो हम कितने पैसे और कितना अपना टाइम, अपने रिसोर्सेस उन मैजिक हीलर्स और फेथ हीलर्स पे ही निकाल देते हैं क्योंकि हमारा उसमें पूरा विश्वास होता है कि ये फांडा करके ये जो जादू टूना हुआ है ये ठीक हो जाएगा। जैसे आपने बोला चौराहे में पैर आ गया, तो हम पहले तो इतनी देर तो अपने एफर्ट्स तो उसी चीजों में ही लगाते हैं, क्या उससे रिजल्ट आया? ये हमने इतने परेशान हो चुकी थी, जो मेरे फैमिली मेंबर हैं, जो कोई जो मेरे नियर डियर हैं, जिसके साथ आप ये बात शेयर करते हैं, वो जैसे जिसको जो ठीक लगता है वो वैसे वैसे बोलता। अच्छा, मैं एक हारी हुई मदर थी, मुझे ऐसे लगता है कि शायद ये भी ठीक है, ऐसे करने से ये भी ठीक हो जाएगा, खुद अपनी तरफ से भी मैं चाहती थी। नंबर 10 पे एक पॉइंट लिखा हुआ है, वो 10th वाला पॉइंट कह रहा है कि यूजिंग कॉमन सेंस एंड अदर पीपल्स ओपिनियन। कॉमन सेंस का मतलब कि मामा, ताता, नाना, चाचा जो भी बोलेगा, घर का माली भी बोलेगा ना कि यहाँ पे ले जाओ, फर्क पड़ेगा, फलाने के पास शफा है, तो मैं वहां पे चले जाऊंगी दिखाने के लिए, क्योंकि मैं कॉमन सेंस के साथ डील कर रही हूँ। मुझे पता ही नहीं है कि ये बीमारी है और इसको साइंस की जरूरत पड़ेगी, ना कि कॉमन सेंस की। क्योंकि जब एक इंसान इतना बेबस होता है तो उसको लगता है कि मुझे कोई तिनके का कोई वो सहारा मिल जाना, कोई रास्ता पकड़ा दे तो मुझे आराम मिल जाता। तो हमें लगता है करने में बुरा क्या, नुकसान क्या होगा। सो वी आर नॉट सेइंग दैट यहाँ पे हम आपके रिलीजियस और फेथ वाले उस सेंटिमेंट्स को नहीं हर्ट कर रहे, बट हम ये कह रहे हैं कि अगर किसी के झाड़ू फांडा कराने से शुगर ठीक हो जाए तो सबको फिर वहीं पे इलाज करा लेना चाहिए, फिर तो एमडी डॉक्टर के पास भी नहीं चाहिए जाना चाहिए डायबिटीज। ये जो 9 नंबर इस पे लिखा हुआ है, डूइंग एनीथिंग एंड एवरीथिंग, ये जो आप बोल रहे हैं ना, डूइंग एनीथिंग एंड एवरीथिंग, गोइंग टू एक्सटेंड ऑफ डूइंग एवरीथिंग, मतलब कुछ भी मुझे करना पड़ जाए, मैं अपने बच्चे को बचा लूं, बस कुछ भी। और कई बार तो ऐसा होता है कि हमारा बिलीव भी नहीं होता उस चीज में, फिर भी किसी के कहने में 9th और 10th दोनों मिला के हैं पॉइंट्स। जैसे मैम ने कहा, कामवाली बाई ने बोला कामवाली बाई के कहने पे चले गए हम, कोई बात नहीं, दरगाह पे चलेगी, इधर चलेगी, उधर चलेगी। सो डूइंग एनीथिंग एंड एवरीथिंग बट नॉट डूइंग व्हाट इज नीडेड। हमने वो सब किया जो किसी ने बोला, और इस हद तक किया कि जहां तक हम जा सकते थे, पैसों के बेसिस पे, रिलीजियस जगहों पे जाने के बेसिस पे, पर जो करना चाहिए था वो हमें करने में थोड़ी देरी हो गई। क्यों? क्योंकि हमें अवेयरनेस नहीं थी। जी, अवेयरनेस नहीं थी, ये नहीं कि हम करना नहीं चाहते थे। हमारा एक पेशेंट है, वो कनाडा में था जी, और वो कनाडा में उसको जब ये कोकेन करके हेलुसिनेशन शुरू हुए तो उनको चीजें दिखनी शुरू हो गई। तो अब वो कहते हैं कि मदर बहुत रिलीजियस बैकग्राउंड से थे, तो उन्होंने इंडिया में एस्ट्रोलॉजर को फोन करके 2.5 लाख रुपए के उपाय करवाए। तो फिर जब मैंने ऑनलाइन सेशन किया मदर के साथ, मैं कहा आंटी फिर तो 2.5 लाख में ठीक हो जाना चाहिए था, क्या कोई जादू टूना? तो वो हंस पड़े। और उनकी वाइफ कह रही थी, मैम मैं पढ़ी लिखी, इतना मैं जॉब भी करती हूँ, मैं बिल्कुल विश्वास नहीं करती इन चीजों पे, पर क्योंकि मम्मी ने बोला और मेरा हस्बैंड था और उसको चीजें दिखाई दे रही थी, सुनाई दे रही थी, तो मैंने भी विश्वास कर लिया, मुझे लगा होगा कुछ ऐसा, तो मैंने भी हाँ कर दी।
मैं भी उनकी बातों में आ गई और मैं भी वही सब कुछ करना शुरू हो गई जो उन्होंने बोला। उतनी देर मैं भी लगातार रिलीजियसली उपाय करना शुरू हो गई। तो ये कुछ, और जैसे आप बोल रहे हो ना कि आपको सिर्फ बिहेवियर दिख रहा था, एडिक्शन का पता ही नहीं था, तो शायद उनको भी एडिक्शन का पता ही नहीं था। तो बहुत सारी चीजें हमें पता ही नहीं होती हैं और वो समझने में देर लग जाती है। मतलब वो जो सिलेक्टिव इंफॉर्मेशन जा रही थी, फिल्टर इंफॉर्मेशन जा रही थी, तो शायद जो आपके प्रीवियस ट्रीटमेंट थे वो भी ठीक से नहीं हो पाए। मैम उन्होंने ये चीज देखी ही नहीं कि इसको मल्टी कुछ क्या क्या प्रॉब्लम है। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ जैसे डिप्रेशन का, जैसे हाँ, क्योंकि आपने जो सिम्टम्स बताए, जो वर्बटम बताया, उसी पे चीफ उन्होंने कंप्लेंट्स वर्क किया। बताई, उन्होंने मतलब उसके उससे- हिसाब से दवाई लिख कर दे उससे दी। कुछ डायग्नोस नहीं किया उन्होंने। डिटेल असेसमेंट, डिटेल इवैल्यूएशन, तभी हम यहाँ पे फैमिलीज को बुला के, क्योंकि हमारी इंफॉर्मेशन तब तक मतलब एडुकेट और रिलायबल नहीं होती हिस्ट्री इनटेक, जब तक हम फैमिली से उसके ऊपर क्रॉस क्वेश्चनिंग ना कर ले, क्योंकि मेरा पेशेंट तो कुछ भी झूठ बोल सकता। सो अंटिल अनलेस उसके 2 इन्फॉर्मेंट्स जब तक नहीं आएंगे, तब तक हम उस इंफॉर्मेशन को रिलायबल नहीं बोलते, ना उसको एडिक्वेट बोलते। हमारे पेशेंट की कहानी चल रही होती है कोई ना कोई, तो जब हमें पेशेंट खुद आके कुछ अपने सिम्टम्स बताता है या प्रॉब्लम्स बताता है, तो हमने ये माइंड में रखना होता है ये उसकी कहानी है। तो हमने अब, जैसे मैम कह रहे हैं, एटलीस्ट 2 इन्फॉर्मेंट्स, तो हमने वो 2 इन्फॉर्मेंट की भी कहानी सुननी है। क्यों 2, क्यों 1 क्यों नहीं? बताएगा कोई? थोड़ा सा कोशिश करेगा? हम 2 फैमिली मेंबर्स को क्यों 2 involve फैमिली करते मेंबर्स हैं? को क्यों इन्वॉल्व करते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। नहीं, मैं बता रही हूँ कि उसकी मरीज की कहानी चल रही है, तो हमने उसकी कहानी पे इतना यकीन नहीं किया, हमने 2 फैमिली मेंबर्स को हम बुलाया। एक को भी एक को भी बुला हैं। सकते थे हम दो- सिर्फ वाइफ या सिर्फ मदर को भी बुला सकते थे, हम 2 को क्यों बुलाते हैं? एनीबॉडी? हाँ यस जी। मैम, डबल चेक के लिए। क्यों? रीजन? मे बी जो फर्स्ट वन या होगा, मे बी वो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा होगा। एग्जैक्टली, वेरी वेरी क्लोज, वेरी क्लोज। क्योंकि जो फर्स्ट बंदा है उसकी कोडिपेंडेंसी इतनी ज्यादा है अपने लव्ड वन पे, इतनी ज्यादा है, तो वो शायद इंफॉर्मेशन फिल्टर पेशेंट के नजरिए से दे रहा है या उसको फिल्टर करके दे रहा है। राइट, वो कोडिपेंडेंसी होती है। इसलिए हमें खुद को ढूंढना पड़ता है थर्ड रिलायबल पर्सन कौन है, और उसमें कई बार बच्चे भी होते हैं शामिल। जी मैम। डर भी होता है, जी पेशेंट का डर भी होता है राइट, कि अगर सामने वाला, अगर उसकी मदर है या फादर है, कि हम इसका सारा सच बोल देंगे तो ये हमें घर जाके गुस्सा ना करे या कुछ भी, तो वो डर की वजह से भी नहीं मदर्स बोल सकती। बिल्कुल। कई बार डर इतना होता है, और अपने अपने लव्ड वन के सामने अच्छा बने रहने की चाह होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे ना डाटा इंटरवेंशन जब आते हैं ना, तो उसमें ना कई बार इतना ब्यूटीफुल होता है, इंसिडेंट हमने सारे लिखे हैं, पर उसमें ना एक बात ऐसे बोल देनी है लेकिन उस जगह पे आपने बहुत साथ दिया था, उस जगह पे आपने कभी कुछ नहीं किया था। या कई बार डाटा इंटरवेंशन में जब शुरू होती है ना वाइफ बोलनी, तो वो पेन अपनी बता रही होती है कि क्या क्या पेन थी, पर साथ में बोलती है मैम वैसे चंगे बड़े, इन्होंने हाथ कभी नहीं चुक्या, इन्होंने बिहेवियर कभी नहीं गलत किया साडे बुरे नहीं होगे, इन्ने भी बुरे नहीं हैगे। मैनू हर दिवाली ते नवा सूट भी लेके दिता ही है। वो इसलिए क्योंकि हम चाहते हैं कि हम अपने लव्ड वन की नजर में बुरे ना बन जाए, घर जाके ये ना हो कि वो मेरे पीछे पड़ जाए। तो ये नहीं होता, हमें रियल इंफॉर्मेशन देनी है। और वो जो डाटा इंफॉर्मेशन में होता है ना, वो ऐसा होना चाहिए 2 आंसू आपके टपके, 2 आंसू आपके लव्ड वन के टपके। जब तक ये नहीं ना होएगा तब तक वो डाटा इंटरवेंशन क्लियर नहीं है। फिर ये मैं बता दूं, सिर्फ इंसिडेंट बताने से और ये बताने से कि एदा भी बुरा नहीं है, प्यार बड़ा करता है साडा बच्चा सानू, उससे नहीं बात बननी है अंदर तक। उसको कोई ऐसी पॉइंट जाए जो उसको अंदर तक झंझोड़े, इंसाइट दे, ताकि उसको अपनी बीमारी पता लग सके। वो मैम भी कुछ पूछे बताना चाहते थे कि व्हाई वी वांट टू इंफॉर्मेशन। मैम यू वांटेड टू से समथिंग? डेफिनेटली, क्योंकि कई बार कोडिपेंडेंसी आती है कि डिफरेंट बंदा जो है, लव्ड वन जो है, जो बहुत क्लोज है, वो उसके पर्सपेक्टिव से देखना शुरू हो जाता क्योंकि है। इस बीमारी में डिवाइड एंड रूल बहुत घर में कॉमन हो जाता है।
तो एक जना ये पेशेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैम एक- की बात सुनेंगे। एक जना पेशेंट के साथ होता है और एक जना ऑपोजिट पार्टी में होता है। अब जो पेशेंट के साथ होगा तो वो इंफॉर्मेशन को फिल्टर करके देगा, और जो ऑपोजिट है वो बढ़ा चढ़ा के बताएगा। सो हमें दोनों चीज़ें मिलती हैं। एक इन्फॉर्मेंट से हमें मिलती है पेशेंट को, वो हमें लगता है कि ओवर प्रोटेक्टिव हो रहे हैं, और एक हमें इन्फॉर्मेंट मिल रहा होता है जो ओवर क्रिटिकल हो रहा होता है। तो इन्फॉर्मेशन को तो हम सारे सूत्र ढूंढ रहे होते हैं, मोती में पिरो रहे होते हैं कि अच्छा इतना मिल गया, इतना मिल गया, इतना मिल गया, फिर भी पूरी उस इंफॉर्मेशन को कोलैबोरेट करते हैं और फिर वहां से हम चलते हैं। क्योंकि जो पेशेंट से जिसका रिश्ता ज़्यादा सॉफ्ट है, जो ज़्यादा उस पर डिपेंडेंट है, जिसने उसको ना नहीं किया, तो वो डॉक्टर को साइन एंड सिम्टम्स के बारे में क्या बताएगा? वो कभी भी नहीं बताएगा कि मेरे बेटे ने मुझे धक्का दिया, मेरे बेटे ने मुझे गाली दी। वो कभी नहीं बताएगा, क्योंकि उसका तो मोह आएगा और वो क्या कहेगा कि मैं डॉक्टर को जाके अपने बेटे की बदनामी करूं। उसका तो ये फेयर ही उसको डॉक्टर को सच नहीं बताने में आड़े आएगा। और जो क्रिटिकल है, कई बार तो हमने ये देखा है कि ब्लेम गेम पेरेंट्स के बीच में ही शुरू हो जाती है। मैडम इन्ना पूछे, इन्ने बड़े गाड़ के रखे हैं, और जो तो आने साइड में बैठे हैं। कई बार तो हमारे सामने तो हमें लगता है कि हम तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन वाली थेरेपी पहले पेरेंट्स की करें, फिर पेशेंट का ट्रीटमेंट यूज करें, क्योंकि इतने स्प्लिट पेरेंट्स के ही आपस में ओपिनियन में होते हैं कि वो एक दूसरे को ही ब्लेम कर रहे होते हैं। सो इसलिए हमें हर पर्सपेक्टिव से इंफॉर्मेशन लेनी होती है। और ये डिजीज जो है ना हमारी, दिस डिजीज ऑफ एडिक्शन इज कनिंग, बैफलिंग एंड पावरफुल, बहुत ज्यादा। एक तो मैं हमेशा कहती हूँ कि जो हमारे लव्ड वंस है ना, वो आ गए हैं, अब वो कहेंगे श्वेता मैम फिर से बोल रहे हैं। हमारे जो लव्ड वंस है ना, ये जादूगर होते हैं, जादूगर मैजिशियंस होते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जो बीमारी है ना, वो इतनी कनिंग है, इतनी चतुर है कि वो कहाँ से रास्ता निकालेगी अपना। जो मैम ने इससे पहले बताने की कोशिश करी है वो ये है कि अगर हमारे फैमिली में अगर 5 फैमिली मेंबर्स हैं या 10 फैमिली मेंबर्स हैं, तो जो हमारा लव्ड वन है उसकी जो बीमारी है वो इतनी कनिंग है और इतनी बैफलिंग है, धोखे में डालने वाली है। वो क्या करेगी? वो ढूंढेगी मेरा टारगेट कौन है। अगर फैमिली में 5 मेंबर्स है, 1 स्ट्रांग है, 1 वीक है। अगर पेशेंट को, हमारे लव्ड वन को ये लगेगा कि मेरी वाइफ हर चीज में मुझे सपोर्टिव है, मुझे इनेबल कर रही है, तो वो क्या करेगा? हमारा लव्ड वन पेशेंट की वाइफ का मदर के साथ लड़ाई करवा देगा या फादर के साथ लड़ाई करा देगा। हमारे जो मैम ने कहा है, कई बार हमें कंफ्लिक्ट रिजॉल्व कराने पड़ते हैं। अगर फैमिली में मदर इन लॉ, फादर इन लॉ है और डॉटर इन लॉ है, तो आपस में कई बार इतना कंफ्लिक्ट हो गया होता है। क्यों? क्योंकि वो पेशेंट की बीमारी इतनी चतुर है, उसने ना अपना रास्ता निकालना है कि ए आपस से लड़ते मरते रहन, मैंने मौका मिल जाए, मैं अपना नशा करना चाहती हूं। आप बताइए, पानी को निकलने के लिए रास्ता कौन सा मिलता है? जहाँ पे ढलान हो निकल जाएगा पानी। ये सरफेस पे गिरा, पानी ने निकलना है तो कहाँ से निकलेगा? जहाँ पे थोड़ा सा बेंड है, ढलान है। ये बीमारी वैसे ही काम करती है। उसको पता है कि ये बीमारी कहाँ पे बेंड होने वाली है, उसको इजी टारगेट अपना पता है कि वो मदर है कि फादर है, दादी है कि दादा है कि बहन है। तो ये बीमारी उस तरह से अपना वे आउट ढूंढती है, जैसे पानी अपनी ढलान ढूंढ लेता है, बेंड ढूंढ लेता है, उसी तरह ये बीमारी मैनिपुलेट करना अच्छे से जानती है कि अगर वाइफ बहुत गुडी गुडी है तो मैं वाइफ के थ्रू इस ट्रीटमेंट को साबोटाज करूंगा, वहां से मैं निकलूंगा। और अगर मदर है, मदर वाइफ को आपस में कैसे लड़ाना है और बीमारी को कैसे अपना राज चलाना है, उसको ये भी रास्ता पता। क्योंकि ये बीमारी का नेचर है ऐसे। आपका अगर सांप का काम ही डसना है, बाइट करना इस है, बीमारी में ना राज है, बड़े खुलते हैं। इस बीमारी में बड़े राज खुलते हैं। इसमें वो आपस में इतना वो देखते हैं कि सब कुछ बढ़िया चल रहा है, तो कोई ऐसा राज खोल देते हैं हमारे पेशेंट लव्ड वन, जो शायद बात नहीं करनी पुरानी कोई, ताकि आपस में इतनी टकराव हो जाए, इतने कन्फ्लिक्ट्स हो जाए कि मुझे मेरा रास्ता मिल जाए निकलने के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए हम फैमिली थेरेपीज या काउंसलिंग करते हैं और हम कहते हैं सारे आएंगे। दादाजी हैं तो दादाजी भी आए, दादी जी हैं तो दादी जी भी आए, सब लोग आके काउंसलिंग अटेंड करें, सेशन अटेंड करें। जब तक हम 5 लोग इकट्ठे नहीं हो जाएंगे तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर ये अंगूठा कट जाता है तो क्या मैं लिख सकती हूँ? इस हाथ में देख लेते हैं। अगर ये अंगूठा कट जाता है तो क्या मैं लिख सकती हूँ? कुछ और कर सकती हूँ?
ये सारे के सारे 5 फैमिली मेंबर्स इकट्ठे होंगे तो मुट्ठी बनेगी, पावर आएगी। बीमारी पावरफुल है ना, तो उससे पावरफुल जो बीमारी है उससे जीतने के लिए हम सबको पावर चाहिए, एक जगह पे स्टैंड होना है। वी ऑल शुड सबसे पहले अपने कन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो रिजॉल्व करेंगे अपने आपस के, और उसके लिए जैसे मैम कहते हैं वी आर सिटिंग हियर, वी गिव यू थेरेपीज फॉर द सेम। अगर आपको लगता है कि कुछ ऐसे आपके कन्फ्लिक्ट्स हैं, कोई मन मुटाव है जो आपस में आपको लगता है कि इमोशनली इम्बैलेंस कर देते हैं, तो हम उसको भी मैनेज करेंगे, क्योंकि हमारा एक ही मकसद है, हमारे लव्ड वन को ठीक करना, उनको हमने बेटर करना है और आगे लेके आना है। हम वापस जाएंगे इन पॉइंट्स पे, सबका ध्यान उधर चला गया, फटाफट से उधर शिफ्ट तो हो हम गया। वापस प्लीज अपनी जी, अटेंशन लेके हम ये आएंगे। वाले पॉइंट्स को दोबारा फटाफट से कर ले, एक बार ये मैम रिवाइज कर देते हैं ताकि हम आगे चले। सो आज का जो हमारा क्वेश्चन था कि ट्रीटमेंट पे आने से पहले मैंने कौन कौन से तरीके अपनाए उनकी मदद करने के लिए। तो नंबर 1 था इनेबलिंग। इनेबलिंग का मतलब कि हमने उसके लिए झूठ बोले हैं, उसके काम किए हैं, हमने एक्सक्यूजेस बनाई हैं। उसने जो चाहा कि मुझे लैपटॉप ले दो मैं छोड़ दूंगा, मुझे एप्पल 14 ले दो मैं नशा छोड़ दूंगा, तो मैंने हर तरह की उसकी डिमांड जायज़ नाजायज़ पूरी की है। क्यों? मेरी शर्त थी कि शायद ये करने से, नई गाड़ी लेने से ये नशा छोड़ देगा। क्या हमने उनकी डिमांड्स इस तरह से पूरी की? हाँ जी, एवरीबॉडी, जिन्होंने किया। अभी तक हमने ये डिमांड्स किसने पूरी की, एनेबल किसने किया? चलो अगर ये कह रहा है कि मैं आज मुझे पैसे दे दो, कल नहीं मैं जाऊंगा, कल मैं कोई पैसे नहीं मांगूंगा, ये किसने किया है कि चलो आज पैसे दे देते हैं, राइट, ठीक है। सो एनेबलिंग हमने सबने। अच्छा, एक होता है इनोसेंट इनेबलिंग, एक होता है इनेबलिंग बाय फियर, इड बोलते हैं इसको। आई इज इनोसेंट, डी इज डेस्परेट इनेबलिंग। डेस्परेट इनेबलिंग जो होती है वो फियर के कारण होती है, जैसे आपने बोला कि डर के मारे। अच्छा, कुछ पेरेंट्स हमें पता क्या बोलते हैं, हमने सोचा कि हमारे सामने ये बाकी नशे छोड़ दे, थोड़ी सी अल्कोहल पी ले, क्यों? बाहर जाएगा, बाहर नशा करके बेहोशी न हो जाए। वी हैड अ फैमिली जिसके फादर ने अपने सामने उसको ला के इंजेक्शन दिया था, देता रहते थे वो, क्यों? क्योंकि वो फार्मेसी में थे शायद उनके फादर, और वो कहते थे मेरे को पता लग गया था जो मैनेजिंग वेज है कि हमने किस वे से मैनेज किया, तो उन्होंने बताया था कि मेरे लिए मैम कितना मुश्किल था, पर मैं इसको खुद अपने सामने एक इंजेक्शन, ये 10 लेता था दिन के, उसको कट डाउन करके मैं 1 पे आ गया था। एक इंजेक्शन में अपने सामने इसको देता था, क्यों? क्योंकि अगर ओवरडोज होगी तो मेरे सामने होगी तो मैं बचा तो लूंगा, मैं कुछ कर तो लूंगा, कुछ तरीका तो अपना लूंगा। मतलब इस एक्सटेंट तक इसको डेस्परेट इनेबलिंग बोलते हैं, आउट ऑफ फियर। इसी तरीके से हमारे कुछ फैमिली मेंबर्स कहते थे कि मैं इसलिए पैसे दे देता हूं क्योंकि ये जिन लोगों के पास जाता है ना पैसे मांगने या नशा मांगने, वो लोग स्मगलर्स हैं, वो लोग पैडलर्स हैं, वो लोग ऐसे हैं जो मार कुटाई वाले हैं। तो हमें ये डर रहता था कि अगर ये वहां जाके कुछ करेगा और कुछ हो गया तो फिर तो जेल ही है या कोई और पंगा, इससे अच्छा मैं थोड़ा सा दे देता था। या यहाँ तक कि अगर ये हेरोइन लेता था तो मैं कहता था थोड़ी सी अफीम खा ले बेटा, कोई नहीं, धीरे धीरे बंद कर देते। हम यहाँ तक इनेबलिंग कर देते हैं, इस तरीके तक, या आउट ऑफ फियर, और यहाँ फिर इनोसेंटली कि हमें पता ही नहीं है कि चलो कोई बात नहीं, हमें लगता है हमारा प्यार है, एक दिन बच्चे को वापस ले ही आएगा, राइट जी मैम। एंड द नेक्स्ट इज प्रोवोकिंग। प्रोवोकिंग का मतलब कि जब हम इनेबल करते हैं, उनकी हर डिमांड जब पूरी करते हैं और उसके बाद हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा होता, हमने इनेबल किया उनको, उनकी हर ख्वाहिशें पूरी की, हमने हर तरीके से उन्हें प्यार से समझाने की कोशिश की। जब प्यार का रास्ता बंद हुआ तो मेरी कौन सी फिर लैंग्वेज आती है अंदर से? प्रोवोकिंग। क्योंकि अब वो सुन नहीं रहा, मैं बेबस हो गई, अब मेरे अंदर कौन सा प्रोग्राम शुरू होगा? उसे इंसल्ट करने का, क्रिटिकल रिमार्क्स देने का, कंपैरिजन करने का, कर्स करने का, अब्यूज करने का, धमकी देने का, करो बाहर चल जाओ, तू पैदा ही ना होता, शायद कोई तेरी एक और बहन हो जाती। फिर हम इनेबलिंग, जहाँ पे हम बिल्कुल एक वहाँ ओवर डुल रहे हैं, उसके ऊपर ओवर प्रोटेक्टिव कर रहे हैं। अब हम कौन से एक्सप्रेस्ड इमोशन पे आ गए जहाँ पे एक्सट्रीम हम क्रिटिकल हॉस्टाइल हो। किस किस ने किया है ऐसे? गुस्सा, गालियां,
गलत धमकियाँ, गलत वर्ड्स, धमकियां, तू पैदा ही नहीं होता तो निकल जा घर से, किस किसने की है? छोड़ने की धमकी, वाइफ स्पेशली अबैंडनमेंट कि मैं छोड़ के चले जाऊंगी, सो दैट इज उसके अंदर ही आएगी, तू घर जी। से निकल जा, फारगदी दे दूंगा। द नेक्स्ट इज रिएक्टिव, हिटिंग हिम, कर्सिंग हिम। कई बार हमने यहाँ तक देखा है कि मतलब उसको बांध के, क्योंकि उसने नशा करने जाना, उसके हाथ पैर बांध के उसको खुद ही मारना शुरू कर देते हैं और फिर वही कर्स करना शुरू कर देते हैं। हमारे कुछ लव्ड वंस हैं जो शेयर करते जो हैं कि शेयर करते हैं बैट से मारा हमें, कि- उस दिन हमारे फादर ने हमें पकड़ के घसीटा, बाथरूम में बंद कर दिया कि तू जाके दिखा। क्या इस तरह से हमने कोई तरीका यूज किया? क्योंकि हम अपनी पेन में होते हैं तो हम बांध बूंद के पूरा अपना गुस्सा मार के निकाल रहे हो। तो हमारे कुछ लव्ड वंस हैं जिन्होंने ये भी शेयर किया है कि मदर ने कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स बोली हैं जो मेरे दिमाग से जाती ही नहीं है। ऐसा कर्स किया है, ऐसा कर्स कौन माँ अपने बच्चे को कर सकती है? ऐसा कभी हुआ है कि हमने कुछ ऐसे गलत लफ्ज यूज कर लिए जो हम चाहते नहीं है, पर हम इतने परेशान हो गए हैं कि हम कर देते हैं? होता है जी ऐसे कभी कर्स करते हैं हम? किसने किया है कर्स? कम ही किया है कर्स, किया है वैसे। चलिए आगे। एंड द नेक्स्ट इज सप्रेसिंग माय इमोशंस, कि मैं इतनी पेन में हूँ कि मैंने अपनी उस पीड़ा को, अपनी फीलिंग्स को सप्रेस कर दिया। मैंने किसी से भी बात करनी बंद कर दी, चाहे वो मेरा हस्बैंड था, चाहे मेरी बहन थी, चाहे मैं जिन लोगों से मदद मांग सकती थी, बट मैंने अपनी पेन, अपनी उस दर्द को बिल्कुल अंदर दबा दिया कि ना उससे कोई बात करेगा तो ना मुझे बेचैनी होगी, तो ना मुझे उस पेन में जाना पड़ेगा। तो हम कितने कितने साल अवॉइडेंस में रहे हैं। हमने अपना आना जाना घर से, अपने रिश्तेदारों में उठना बैठना सिर्फ इसी बात से बंद कर दिया कि कोई पूछे और शायद वो मेरे बेटे के बारे में पूछे तो मेरे पास कोई जवाब नहीं कभी होगा। कभी ऐसा हुआ है आप में से किसी ने, स्पेशली मदर्स ने, अंदर से पेन है, बहुत ज्यादा अंदर से दुख है, लेकिन जब बच्चा घर आया तो स्माइल कर दी? ऐसा हुआ है कभी? राइट। कई बारी हम इतनी सप्रेस करते हैं अपनी इमोशंस को कि अंदर से इतनी पेन हो रही है, इतनी तकलीफ हो रही है, डर भी है, बेचैनी भी है, पर हर बात को हंस के टाल दिया, स्माइल करके टाल दिया। ये है सप्रेसिंग इमोशंस। अपनी इमोशंस को हमने इतना सप्रेस किया हुआ है कि हमें समझ ही नहीं आती कि क्या करना चाहिए। एंड फिर उसके बाद क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट पॉइंट इज डिस्प्लेसमेंट। और इसी सप्रेशन से एक चीज जो आपने बोली थी, मास्किंग शुरू होती है। हम अपनी पेन को सप्रेस करके फिर अपने ऊपर मुखौटे, क्योंकि सोसाइटी में हमने दिखाना है कि वी आर वेरी गुड फैमिली, ठीक है, हमारे घर में सब राजी खुशी है, तो हम वो अपनी इमोशंस को सप्रेस करके अपने चेहरों पे मुखौटे लगा लेते हैं ताकि बाहर कुछ ना पता लगे कि हमारे घर में क्या तसादम चल रहा है। हमारी मेरे एक कोई नोन थे, उनकी शादी थी बेटे की, और सब कुछ बड़ा अच्छे से हो रहा था, बढ़िया सब कुछ। शादी से सिर्फ 2 दिन पहले बेटे की बहुत अच्छी जॉब थी, वो चली गई। एंड इतना मुश्किल था घर में, समझ ही नहीं आ रही थी, बट इतनी ब्यूटीफुल इमोशनल मास्किंग की पेरेंट्स ने। बच्चा भी परेशान था जिसकी शादी थी कि अब करें क्या, लास्ट मोमेंट पे क्या बताएं, कि लड़की को क्या बताएं। सब अरेंजमेंट्स हो गए, सिर्फ 2 दिन रह गए थे, एंड बोथ फैमिलीज वर वेरी सपोर्टिव। बट वो इतनी अच्छी मास्किंग हो रही थी कि हंस रहे थे बस, और कुछ नहीं कर रहे थे, बस स्माइल कर रहे थे। एंड बाय द एंड फिर जब मैंने बात की तो कहते अब क्या करें, कुछ आ रहा ही नहीं है, आफ्टर दिस वील फाइंड आउट सम सोल्यूशन। मैं कहा आप हंस कैसे रहे हो, हंस कैसे सकते हो? कहते क्या करें, अब जो भी मिलने आ रहा है फिर हंस ही रहे हैं, स्माइल ही कर रहे हैं। इस एक्सटेंड तक सप्रेस कर देते हैं हम अपने इमोशंस को, अपनी पेन को कई बारी। जी। द नेक्स्ट इज डिस्प्लेसिंग माई एंगर, मतलब गुस्सा मेरे अंदर इतना है पर उसको मैंने अब अपने हस्बैंड पे, अपने बेटे पे तो नहीं निकाल सकती, वो मैंने किसी और पे निकालना शुरू कर दिया। स्पेशली जब हम देखते हैं कि फादर बेबस होते हैं, वो अपना गुस्सा किस पे निकालते हैं? फिर अपनी वाइफ पे। और जो वाइफ है वो अपना गुस्सा किस पे निकालती है? उन छोटे छोटे बच्चों पे। दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसिंग माई एंगर, कि हमें लगता है कि मतलब क्या करूं कि ये सुन नहीं रहा, पर हम अपना सिर उस दीवार पे फोड़ते जा रहे हैं जहां से जवाब कुछ नहीं आता, चोट और हमें गहरी लगती जाती है। सो ये हमने किया, अपना गुस्सा निकाला है। स्पेशली जो वाइफ्स होंगी, वो बच्चे तो बेचारे विक्टिम बने होंगे आपके इस बीमारी में। मेड्स पे भी निकाल देते कई बारी, मेड्स पे, बर्तनों में, किचन में ठाठा बहुत करते हैं हम,
गुस्सा निकलता तो। जी। नेक्स्ट इज स्टोन वॉलिंग। बस चुप वट लेनी, कुछ नहीं करना, बात ही नहीं करनी, अपने आसपास एक शेल बना लेनी, वॉल्स क्रिएट करनी, तू अपने कमरे में अपने कमरे, आप एक कमरे में जाके बैठ गए हैं, लव्ड वन दूसरे कमरे में बैठा हुआ है, इवन आपस में भी, फैमिली में भी दिनों दिन बात ही नहीं करनी, बस चुप ही रह जाना। स्टोन वॉलिंग करने से कोई सोल्यूशन नहीं मिलता कभी भी। मतलब दुन बट्टा बन गए हो, अब आप किसी बात पे एक दूसरे से सलाह मशवरा कोई बात ही नहीं करो, वो दुन बट्टा बन के सोल्यूशन निकलेगा? वो आ भी रहा है कि क्या हुआ है क्या हुआ है, बट आप बिल्कुल स्टोन वॉल्ड हो गए, पत्थर बन गए, निकलेगा हल? बट हमने यही किया अपने पेन में कि हम बुलाएंगे हमने किया है कभी कि चुप ही हो गए, कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा तो हम चुप करके बैठ गए हैं? बुलाना बंद कर दिया, हफ्ता हफ्ता 10-10 दिन। द नेक्स्ट इज पुटिंग रिस्ट्रिक्शंस। घर के लॉक कर देने, चाबी लुका देनी, घर गाड़ी की चाबी छुपा देनी। हाँ जी, आपने पैसे उठा लेने, उसका क्रेडिट कार्ड जमा करा लेना, बाट करा देना, ब्लॉक करवा देना। हाँ जी, आपने अंडर वो रिस्ट्रिक्शन से कोई फायदा हुआ? गाड़ी की चाबी छुपाने से या लॉक करने से कभी हुआ? सोल्यूशन आया कभी? कभी भी नहीं। कार्ड ब्लॉक कर दिए, बैंक अकाउंट में उनका लिखवा दिया कि विड्रॉ नहीं करेगा, इसके चेक नहीं जाएंगे, एवरीथिंग। नेक्स्ट हमने कर लिया डूइंग एनीथिंग एंड एवरीथिंग, हर एक वो चीज करनी, किसी भी एक्सटेंट तक जाना, तावीज कराने, एस्ट्रोलॉजर के पास जाना, किसी भी रिलीजियस प्लेस पे जाना, चिलिया सुख लेना। अच्छा ये बड़ा कॉमन है, बहुत कॉमन है, चिलिया सुख ले, 40 दिन हो गए इन्हें कुछ नहीं किया, वधिया हो गया, 40 दिन तो साढ़े नाल जांदा पे, दिन रात जांदा पे, 40 दिन इन्हें कुछ नहीं किया। हुआ है कभी ऐसे? वो मैम हंस रहे, मैम हुआ है? करते हैं? नहीं, शी सेइंग चलो गुड, बट we are not blaming ma'am, it's all regard and respect for everyone. What our message is, before coming to the treatment, what all things we have done, what all experiences we have done to come so far. और मैं बता दूं, डॉक्टर भाटिया हमेशा कहते हैं, अभी हमने जब फैमिली से पूछा है, किसी को 3 साल, किसी को 4 साल, किसी को 5 साल, किसी को 15 साल, तो डॉक्टर भाटिया हमेशा कहते हैं कि हम लोग सब ऑलमोस्ट ऑन एवरेज 10 साल लेट पहुंचे। 10 साल ऑलरेडी हम कुछ कर चुके हैं, चाहे वो बिहेवियर थे, चाहे वो एडिक्शन थे। अगेन कमिंग टू द पॉइंट, माइक्रो एडिक्शंस होती हैं जो मैक्रो में चले जाती हैं, जो प्रॉपर एडिक्शन की फॉर्म ले जाती हैं, और माइक्रो एडिक्शंस पता ही नहीं होता कि क्या होती हैं। वो ये सारा अवेयरनेस इसलिए है कि आपको भी पता लग सके और जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं उनको भी पता लग सके कि क्या ऐसे कारण थे, किसमें से हम निकल के गए, अब सोल्यूशन क्या है इस चीज का। चलिए, हम आपकी फेथ को नहीं छेड़ते, आपकी फेथ ने आपको सही जगह पहुंचा दिया, सो थैंक्स टू दैट। जी एंड ये सब लोगों के साथ कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस तो हो, जरूरी नहीं है ये अगर हमने 15 पॉइंट्स लिखे हैं तो सबके साथ 15 ही होएंगे, कोई एक होएगा, कोई एक तरीका अपनाया होएगा, किसी ने 10 अपनाए होंगे, किसी के 12 होंगे, बाकी सारे हैं। so maximum we have done that. जी। And the next is like using common sense, going by other people's opinion. We have already discussed कि हमें कोई भी राह चलता भी एडवाइस दे जाएगा ना तो हम उसको फॉलो करेंगे, मे बी वो ड्राइवर हो, चाहे मेरी घर का हेल्पर हो, मैं करूंगी। नेक्स्ट इज ओनली गिविंग मेडिकेशन। अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक कल भी एक फैमिली हमसे डिस्कस कर रही थी कि सारी फैमिली कह रही थी सिर्फ दवाइयां देनी है, दाखिल नहीं करना, रिहैब नहीं कराना, सिर्फ दवाइयां देनी है। ये बड़ा कॉमन है कि प्रॉब्लम है, आप ऐसा कर दो, कोई ऐसी दवाई कर दो, कोई ऐसी दवाई दे दो जादू हो जाए, इधर ध्यान भी ना जाए उधर, इधर दिमाग से एक बारी भी सोच ना आए नशे दी, तो इट इज नॉट पॉसिबल। It is a process as ma'am has explained. मतलब नो शॉर्टकट। हम अपने इनिशियल माइंडसेट में यही आते हैं कि दवाई लेंगे और हम ठीक होके चले जाएंगे। सो हम बहुत सारे डॉक्टर्स पे ओपीडी में ही जाके उस बीमारी का सही इलाज नहीं करवाते, क्योंकि जब बात एडिक्शन की है तो रिहैबिलिटेशन, साइको सोशल रिहैबिलिटेशन उस पेशेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। उसके अंदर से मतलब वी वर्क कहाँ से हम काम करते हैं, हम करते हैं रूट टू फ्रूट, हम ऐसा काम करते हैं।
आप सिर्फ वो फ्रूट के ऊपर फोकस करते हो, क्योंकि वो जो फ्रूट गला हुआ है, हम नीचे तक जड़ तक जाते हैं भाई कि कौन सा वो बीज डला था जिसके कारण आज ये फ्रूट इस तरह से खराब निकला। हमें कई बार बहुत ऑफेंसिव स्टेटमेंट्स मिलती है, फलानी जगह 10 दिन रखते हैं, ढमकानी जगह 20 दिन रखते हैं, 21 दिन रखते हैं। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਪੰਗਾ ਹੈਗਾ 100 दिन वाला, ये ਤੁਹਾਡਾ ही प्रोग्राम है, ये ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰਦੇ हो। तो ये हमारा प्रोग्राम नहीं है, ये वर्ल्ड वाइड ये है अप्लाइड थिंग है, और हर एक दिन की इम्पोर्टेंस है। आज आपको ये इमोशन आ रही है, अगले दिन कुछ और आ रही है, हफ्ते बाद कुछ और आ रही है, 15 दिन बाद कुछ और आ रही है। कई बारी 1 महीना आप यहाँ मोटिवेशन है आप पेशेंट की इतना अच्छा ठीक हो रहे हैं, दूसरे महीने में मोटिवेशन डाउन चली गई है, और फिर हमें मोटिवेशन अप करनी पड़ती है, फिर हमें मैदानी रखनी पड़ती है और विल को उसके ऊपर लेके आना पड़ता है। बहुत बार जो डिनाइल होती है उसको टूटने में ही 1.5, 2, 2.5 महीने लग जाते हैं कई बार, फिर जाके थोड़ा सा चेंज आना शुरू करता है। तो ये बता दें कि ये प्रोसेस है जो एक एक करके होना है। 9 महीने बाद ही बेबी ने बाहर आना है, पहले आ गया तो वो प्री मेच्योर ही आएगा, कोई कॉम्प्लिकेशन ही आएंगी। इसी तरीके से एडिक्शन की बीमारी है, टाइम लगना है इसको, क्योंकि ब्रेन इन्वॉल्व है इसमें। ब्रेन को नॉर्मलाइज होता है, ये जो हमने 2.5 साल वाला फिनोमिना दिया है, स्पेक्ट स्कैन होता है, जिसमें कि आपको दिखाएंगे मे बी नेक्स्ट, उसमें स्पेक्ट आप फटाफट से दिखा सकते हैं। स्पेक्ट स्कैन होता है जिसमें दिखाते हैं, जो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है बाहर अवेलेबल है, कि ब्रेन में गड्ढे बढ़ जाते हैं बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ एडिक्शन। वो जो गड्ढे बढ़ गए हैं उसको नॉर्मलाइज होने में 2.5 साल लगने हैं। ये नहीं है कि बस हमने कह दिया आपको हमारे साथ जुड़े रहना है, बिकॉज एडिक्शन के कारण ब्रेन पे इफेक्ट आया है, ब्रेन की न्यूरोकेमिकल चेंजेस आई हैं, ब्रेन की केमिस्ट्री चेंज हो गई है अंदर से। ये जो हेलुसिनेशंस हो रही हैं, डिल्यूजन्स हो रही हैं, एग्रेशन आ रही है, शक आ रहा है, वहम आ रहा है, एंजाइटी आ रही है, कईयों को लो मूड आ रहा है, कई इन्फ्लेटेड हुए हाई मूड हो रहा है। ये सारे इसलिए हैं क्योंकि कुछ ना चेंजेस हैं। देखिए ये स्पेक्ट स्कैन है, वो नॉर्मल ब्रेन है, ये सिंप्लीफाई किया है। एक और स्कैन है जिसमें अलग अलग चीजों का भी बताया है। नॉर्मल है, अफीम या हेरोइन की यूज के कारण कितने गड्ढे पड़े हुए हैं और अल्कोहल के कारण कितने गड्ढे पड़े हुए हैं। देयर इज वन मोर मैम, जिसमें शायद सिगरेट वाला भी है, जो टाइम स्पैन के साथ और ये हमें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्यों हम बार बार बोल रहे हैं 2.5 साल। वो भी इसलिए अगर आप ट्रीटमेंट में रहते हैं, अगर आप कंटिन्यूसली ट्रीटमेंट ले रहे हैं अपनी थेरेपीज, ये नहीं है कि हमने 1 जनवरी को शुरू किया और जी अगले 2.5 साल बाद हम कहते हो गए 2.5 साल मैडम, कोई फर्क नहीं पड़ा। उन 2.5 सालों में हमारी एब्सटिनेंस भी चाहिए, नो ड्रग यूज। उन 2.5 सालों में जो हमने आपको रेड स्टैंड्स बताए हैं कि ये मरीज को नहीं करनी चीजें, XYZ, ये मरीज को जैसे हम कहते हैं इनिशियली पैसे नहीं देने, गाड़ी की चाबी नहीं देनी, इसको अकेले नहीं जाने देना, वो सारी चीजें कुछ टाइम तक, जब तक हमें ये नहीं लगता कि अब मरीज में इम्प्रूवमेंट आ गई है, तब तक वो नहीं करनी है। ये अगर हम करेंगे तब जाके 2.5 साल में ये गड्ढे बढ़ेंगे। ये जूम कर दीजिए थोड़ा। इसमें देखिए हेल्दी ब्रेन है। इवन जो लोग ये बिलीव करते हैं कि स्मोकिंग से कुछ नहीं होता, स्पेशली उनके लिए स्मोकिंग वाला सिर्फ जूम कर दीजिए, बाकी तो उन्होंने देख ही लिया है कि सिर्फ सिगरेट पीने से भी गड्ढे बढ़े हुए हैं ब्रेन में, चेंजेस आई हुई हैं ब्रेन में। टबैको यूज से भी आई हुई हैं चेंजेस। हमें बार बार कहा जाता है कि जी आप बहुत सारे रिहैब्स तो टबैको अलाउड कर देते हैं, आप क्यों नहीं कर रहे? हमें तो बहुत तलब लगती है। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ दिस, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द सेम, कि ये जो ब्रेन पे गड्ढे पड़े हुए हैं इसको ठीक होने में थोड़ा टाइम चाहिए, थोड़ा टाइम लगना है। विल गो बैक टू आवर पॉइंट्स। आपको ये बस दिखाना था कि ये स्पेक्ट स्कैन में पता लगता है। हम ऐसे ही नहीं कहते, सिर्फ एवं ही नहीं बोल दिया कि जी 2.5 साल कनेक्टेड है। एंड वन थिंग मोर, जो हम बात कर रहे हैं कि ओनली मेडिकेशंस, बहुत सारे पेरेंट्स क्या करते हैं, ब्यूपिनॉर्फिन जो सरकारी गोली है जीप थल्ले रखन वाली, उन्हें लगता है कि वो चिट्टा छोड़ के वो ब्यूपिनॉर्फिन का ही इलाज कर दें और वो गोली करके ही ये ठीक हो जाएगा। So that is not the treatment, it's another cross addiction only. Even कई लोग बहुत सारी हर्बल मेडिकेशन यूज करते हैं, देसी दवाइयाँ जी, ये तो हर्बल हैं, ये देसी हैं। तो आपको बता दें उसमें भी ओपिएड्स मिक्स होते हैं कई बार और वो डेंजरस होते हैं।
कुछ बच्चे पेन किलर्स लेना शुरू हो जाते हैं, वो भी प्रॉब्लम है। तो हमें ये समझना है कि हम मिनिमाइज ना करें अपने बच्चे की प्रॉब्लम को, उसको समझें, अंडरस्टैंड करें, ताकि चीजें हम बेटर कर सकें, कि राइट? नॉर्मली देसी दवाइयों में ओपियोइड डेरिवेटिव्स मतलब अफीम वाले जो पेन किलर्स वाले डेरिवेटिव्स हैं वो हैं, तो वो कहीं ना कहीं एडिक्शन में पेशेंट को वापस लेकर जाएंगे। सो द नेक्स्ट इज लाइक हाइडिंग एंड ब्रेकिंग हाइडिंग थिंग्स। एंड ब्रेकिंग थिंग्स वी हैव ऑलरेडी कवर्ड। चीजें छुपाना, तोड़ना, जहाँ खुद वो ब्रेक कर देना, जहाँ उनकी चाबियां छुपा देना। बारगेनिंग कि ये ले देती हूँ तो तू छोड़ देना। अच्छा, इस बार ये कह रहे हैं चलो मैं छोड़ के दिखाऊंगा, गाड़ी ले देते हैं कोई बात नहीं, फोन ले देते हैं कोई बात नहीं। तो ये बता दें, ये जो मटेरियलिस्टिक चीजें हम लेके दे रहे हैं ना, ये फिर वही है, मन मर्जी है, हमारी जिद है। जिद के अकॉर्डिंगली नहीं चलना हमने, जिद पे वर्क करना है सबके लिए। बहुत बार ये होता है पेशेंट आपको कहते हैं कि आज मुझे फ्रेंड्स के साथ जाने दो, कल नहीं जाऊंगा। तो हम बार्गेनिंग क्या करते हैं, ठीक है फिर कल से तू घर पे ही रहेगा, कल से नहीं करेगा, फिर आज तेरे को रात को पार्टी पे जाने देती हूँ, आज लेट नाइट पार्टी के लिए जा, आज स्लीप ओवर के लिए भेज देती हूँ। हम बहुत बार फैमिलीज इसी तरह की बार्गेनिंग करते हैं। अच्छा कल से नहीं होगा ना, कल से तू घर पे ही रहेगा ना, अच्छा कल से तू शॉप पे चला जाएगा ना टाइम पे, फिर सिर्फ आज ही जाने देती हूँ। तो हमने ये बार्गेनिंग भी बहुत बार की है। रिजल्ट क्या आपको लगता है वो अपनी कमिटमेंट पे उतरे? द नेक्स्ट इज गिविंग ऑल्टरनेट्स। इसके बारे में भी हमने बात कर ली है, कॉमन सेंस की भी बात कर ली है, ओपनिंग अ न्यू वेंचर, गेटिंग हिम मैरिड और सेंडिंग हिम अब्रॉड, ये भी कर लिया है। और कुछ नहीं, नवा काम खोल दो, शायद ये ठीक हो जाए, एदा विआह करा दो, शायद ये ठीक हो जाए, चलो बाहर भेज देंगे या दूसरे शहर भेज देंगे, उत्थे सोसाइटी नहीं होएगी तो ठीक हो जाएंगे। तो ये सारे वेज जो हैं ये हमने कहीं ना कहीं किए होते हैं, और रिजल्ट हमारा नहीं आता जो आना चाहिए। और कुछ नहीं, जो मैरिड है वो कहते हैं बच्चा कर लेगा, जिम्मेवारी पड़ेगी तो फिर ये बाहर नहीं जाएगा। सो दिस काइंड ऑफ लाइक नोशंस हमारे अंदर बैठी होती हैं कि ये कनाडा भेज देंगे, जो बच्चा यहाँ पे नहीं, जिसने +2 का एडमिशन का फॉर्म भरा वो कनाडा जाके पढ़ लेगा। और आपको लगता है जो अपने इंसान अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा रहा, तो हम क्या करते हैं उसकी शादी कर देते हैं कि ये शादी करेगा तो उसके बाद वो वाइफ इसका वो गार्डियन बन जाएगी, वो ध्यान रखेगी। सो हम एक लाइफ नहीं, वी प्ले विद कितनी लाइफ्स के साथ। फिर सो कहने की बात है ये कि रिजल्ट पोलिंग टाइम हो गया। रिजल्ट क्या आया? इतने साल हो गए हमने कुछ ना कुछ किया, उसका रिजल्ट क्या आया जी बताइए। हाँ जी, अब आज बाकियों का रिजल्ट 0। 10 में से कितनी स्कोर करेंगे अपने आप को? 0 जी। तो ये इनोसेंटली माइनस में। चलिए, ऐसा भी नहीं करना हमने, अपने आप को इतना हमने नहीं नीचे लेके जाना। जी सर। कई बार जो पेरेंट होते हैं वो नोइंगली भी ऐसे काम करते हैं जो लॉन्ग पीरियड में ठीक नहीं होते जी। वो, जैसे कि सिर्फ अपने सुकून के लिए, कि वो उससे इतने फेडअप हो चुके होते हैं अपने पेशेंट से, उसकी बैड हैबिट से, और जो उसका कैरेक्टर फ्लॉज है उससे इतने फेडअप हो चुके हैं, वो कहते हैं कि यार ये दूर चला जाए, वहाँ ठीक ठाक रहे। एक्सपीरियंशियल अवॉइडेंस। या वो सिर्फ इसलिए उसको दूर कर देते हैं अपने आप से कि वो अपने सुकून के लिए, और वो बहुत गलत होता है। जी। क्योंकि मेरे पास में होगा, मेरे सामने होगा, मेरी रीच में होगा, तो इन केस ऑफ इमरजेंसी आई कैन हेल्प माय लव वन। जो वो दूर होता है तो उसके शायद वो चाह सवेल ना कर पाए, इसलिए दोनों साइड में जब हम ये सोचते हैं कि वो क्या कहावत है, फार ऑफ माइंड, फार ऑफ साइट, क्या होता है वो? आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, राइट। आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। तो उसमें ये है कि जब ऐसा कोई पेरेंट्स कोई डिसीजन ऐसा लेते हैं कि चलो बच्चे को अब्रॉड भेजते हैं, तो उसमें पेरेंट्स की और उनके लव्ड वन की थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती है टूवर्ड्स देमसेल्फ। बिल्कुल। तो अगर तो वो चीज को वो ध्यान में रखे, इफ दे रियली दे लव ईच अदर,
अगर इनफैक्ट एक दूसरे से वो प्यार करते हैं तो एटलीस्ट वो अपना तो ध्यान रखे, तो आई थिंक सो कि दे विल विन द गेम। तो इस जो आज नवीन के फादर बात कर रहे हैं, नवीन तुम्हारे फादर कौन सी डील की बात कर रहे हैं? विन विन। हाँ जी, Right. बट आओगे, ये देखिए ये है विन विन डील, कि जहाँ पे पापा जो एक्सप्लेन कर रहे हैं कि आप अपना ध्यान रखेंगे और आप अपना ध्यान रखेंगे तो ऑटोमेटिकली उनकी भी सारी मतलब जो बर्डन है, जो उनके अंदर भी इफ्स एंड बाट्स हैं ट्रीटमेंट को लेके, वो सारे कम हो जाएंगे। आपको कैसे लगता है विन विन कैसे होएगा? बताओ बच्चे, सबके लिए बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैम जैसे मैं अब अब्रॉड जा रहा हूँ दुबई, तो मैं ये सोचता हूँ कि जैसे मैं अपना अपना ध्यान रखूँ वहाँ पे जाके, Right. इनको कोई पीछे से तकलीफ नहीं होनी चाहिए, कि इनको ये नहीं होना चाहिए कि क्या कर रहा होगा, ठीक होगा नहीं ठीक होगा। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने आप को ठीक रखूँ। राइट। और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी में अकाउंटेबिलिटी हमने किसको देनी है? अपने आप अपने आप को। राइट। अकाउंटेबिलिटी जो होती है हमारी ना, सबकी, हम सबकी, हमारी अकाउंटेबिलिटी जो है वो हमने अपनी लेनी है और अपनी देनी है, खुद को, किसी को नहीं देनी। जब हम दूसरों को अकाउंटेबिलिटी देना शुरू हो जाते हैं ना, फिर उसको इमोशनल मास्किंग बोलते हैं, वहां हम फंस जाते हैं। तो ये जो हमारा आज का सारा था वो ये था कि जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, आज हम आपके साथ हैं। ये जो हम अवेयरनेस कराते हैं, ये जो मीटिंग रखते हैं, ये इसलिए है कि आपके अंदर जो बेचैनी चल रही है, जो सवाल चल रहे हैं, जिन स्टेप्स को देखो, इट्स वेरी डिफिकल्ट। आई मस्ट अप्रिशिएट ऑल ऑफ यू। ये जो हम सारे के सारे यहाँ बैठे हैं ना, चाहे वो फैमिलीज है, चाहे वो मेरे लव्ड वंस है, यहाँ इस प्लेटफॉर्म तक आना और बैठना इतना आसान नहीं है। इट्स वेरी डिफिकल्ट। हम पता नहीं कहाँ से, कौन से उतार चढ़ाव के बाद यहाँ तक पहुंचे, और बड़ी मुश्किलों से पहुंचे। सबकी अपनी अपनी जर्नी रही है, ऑलमोस्ट सिमिलर ही रही है, कहीं ना कहीं अपनी पेन भी रही है, इमोशनल ट्रॉमास भी रहे हैं, फैमिलीज का भी, लव्ड वन का भी। बट डेफिनेटली अगर हम एक टीम है और हम कनेक्टेड है, सो विल डेफिनेटली गेट सक्सेस इन दिस। सो ये वाले जितने भी तरीके थे, निकलना तो हम उस पेन से बाहर चाहते थे, पर दरवाज़ा नहीं मिल रहा था, तो हमने दीवार पे सिर मार मार के अपने आप को जख्मी कर दिया। पर निकलना था उस डोर से, उस दरवाजे से, पर निकल हम कहाँ से रहे थे? दीवार पे बार बार सिर मार के, जिससे हमें कोई रास्ता नहीं मिला। ठीक है जी, ठीक है, थैंक यू सो मच जी, थैंक यू।